बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के लेक्चर में हमने ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के और ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में अब हम ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को डिटेल से डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहला इन्वायरमेंट जो है वो है मैराइन इन्वायरमेंट। तो मैराइन इन्वायरमेंट में मैंने सारों को तरतीब से आपकी आसानी के लिए लिख दिया है कि इसमें किस तरह ऑस्मो रेगुलेशन हो रही है। तो सबसे पहले है मैराइन इनवर्टिब्रेट्स। जितने भी हमारे पास मैराइन इनवर्टिब्रेट्स हैं वो ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं। ऑस्मो कन्फर्मर्स क्या होते हैं, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। ऐसे एनिमल्स जिनकी इंटरनल इन्वायरमेंट आइसोटोनिक रहता है उसको हम ऑस्मो कन्फर्मर्स कहते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है हैग फिशेस, या फिर जिसको हम कहते हैं जॉलेस फिशेस। तो हैग फिशेस जो हैं ये वर्टिब्रेट्स में आते हैं। ऐसे वर्टिब्रेट्स जो कि ऑस्मो कन्फर्मर्स रहते हैं अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, हैग फिशेस कहते हैं। हैग फिशेस किस तरह है, अमंग द वर्टिब्रेट्स हैग फिशेस आर आइसोटोनिक विद द सराउंडिंग सी वाटर्स। मतलब सी वाटर जिस तरह का भी हो, इन्होंने अपना इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट जो है उसको फिक्स रखना है, उसको एडजस्ट नहीं करते एक्टिवली। फिर इसके बाद हमारे पास थर्ड वन है कार्टिलेजिनियस फिशेस। कार्टिलेजिनियस फिशेस क्या है, कैसे अपने आप को ऑस्मोटिक स्टेट को एडजस्ट करती हैं। तो इनकी ऑस्मोटिक स्टेट जो है दे कीप लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू सी। कार्टिलेजिनियस फिशेस अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के निस्बत इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं, वेरी करते हैं। तो इसमें फिर स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें किडनी होती है जो कि एक्सक्रीट क्या करती है, साल्ट्स को। इसी तरह फिर गिल्स हैं वो भी इनमें प्रेजेंट होंगे जो साल्ट्स को एक्सक्रीट करेंगे। गिल्स और किडनी के अलावा इनमें एक्सक्रीटिंग ऑर्गन्स होते हैं, साल्ट एक्सक्रीटिंग ऑर्गन्स होते हैं जो कि साल्ट्स को बॉडी से रिमूव करते हैं। क्योंकि मैराइन इनवर्टिब्रेट जो है ये हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, क्योंकि इसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो इसलिए ये फिर इनके पास रेक्टल ग्लैंड्स होते हैं। रेक्टल ग्लैंड्स जो है एक्सेस साल्ट जो है बॉडी से रिमूव कर देते हैं। फिर उसके बाद कुछ फिशेस हमारे पास ऐसे भी हैं जो अपनी बॉडी में यूरिया को हाई कंसंट्रेशन में रखती हैं। तो फिर यूरिया अगर बॉडी में रखती हैं जिससे ये हाइपरटोनिक हो जाती हैं सी वाटर के या फिर मैराइन वाटर जो होता है उसके निस्बत इनका जो इंटरनल होता है वो हाइपरटोनिक हो जाता है यूरिया को रिटेन रख के। क्योंकि यूरिया हमारे पास एक्सेस क्वांटिटी में अगर प्रेजेंट हो तो यूरिया हमारे लिए डैमेजिंग है, बॉडी को डैमेज कर देता है। इसी तरह फिशेस में भी यूरिया अगर एक्सेस क्वांटिटी में रिटेन रखें तो वो उनकी बॉडी को कोई ना कोई नुकसान देता है, मेटाबॉलिज्म में भी डिस्टर्बेंस आ सकती है। तो इस लॉस से या फिर किसी भी मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस से बचने के लिए उनके पास एक केमिकल होता है ट्राई मिथाइल एमाइनो ऑक्साइड, जिससे उनकी जो बॉडी है वो नॉर्मली बिहेव करती है। तो इसको देखें आप किस तरह लिखा हुआ है, मोस्ट कार्टिलेजिनियस फिशेस मेंटेन इंटरनल साल्ट कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ सी वाटर। कि जितनी भी ज़्यादातर हमारे पास जो कार्टिलेजिनियस फिशेस हैं अपना इंटरनल साल्ट कंसंट्रेशन जो है उसको लो रखते हैं सी वाटर के कंपैरेटिवली। और फिर उसके बाद जो है इनके पास किडनी होती है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, एक्सक्रीट साल्ट्स तो गिल्स एंड आल्सो पोजेसिव साल्ट एक्सक्रीटिंग ऑर्गन्स सच एज रेक्टल ग्लैंड्स। तो ये कौन सा मैकेनिज्म आ गया, दिस एम्प्लॉय एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म टू रिमूव साल्ट अगेंस्ट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। अब साल्ट हमारे पास बाहर ज्यादा है, जबकि हमने अपनी बॉडी से भी फिशेस जो हैं कार्टिलेजिनियस फिशेस अपनी बॉडी से बाहर की तरफ साल्ट को रिमूव कर रही हैं। मतलब एक चीज जहां पर जाता है दूसरी चीज को उसी तरफ पुश किया जा रहा है। तो इसके लिए कौन सा मैकेनिज्म आ जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म आ जाएगा, जिससे एक्सेस साल्ट को रिमूव किया जाता है। इसके अलावा फिर कुछ फिशेस हमारे पास ऐसी हैं, कुछ फिशेस हमारे पास ऐसी होती हैं जो
लो साल्ट रखती हैं अपनी बॉडी में, बट हैव रेंडर्ड हाइपरटोनिक टू रेट ऑफ सी वाटर बाय रिटेनिंग यूरिया इन एडिकेट कंसेंट्रेशन, बिकॉज यूरिया इन हाई कंसेंट्रेशन इज डैमेजिंग, so these fishes retain an other chemical trimethylamine oxide for the protection against urea. आप इसके बाद देखें बोनी फिशेस। तो बोनी फिशेस में किस तरह आ रही है हमारे पास? बोनी फिशेस हमारे पास हैं डिसेंडेंट कहते हैं बाद में आने वाले, किसकी? फ्रेश वाटर एंसेस्टर्स। एंसेस्टर इनके फ्रेश वाटर के थे, अबाउ अजदाद इनके फ्रेश वाटर में रहते थे, मगर बोनी फिशेस जो हैं फ्रेश वाटर से आगे हमारे पास मेराइन इन्वायरमेंट में। डिसेंडेंट कहते हैं बाद में आने वाला, एंसेस्टर पहले, या फिर उनके फॉरफादर्स कह लें आप, अबाउ अजदाद। यहाँ पर देखें आप लिखा हुआ, दीज आर द डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रेश वाटर एंसेस्टर बट लेटर बिकम मेराइन। तो इनमें क्या है, कैसा मैकेनिज्म है? ये अपने बॉडी से वाटर को कॉन्स्टेंटली लूज करते रहते हैं। हाइपोटोनिक इनकी बॉडी होती है, जबकि एक्सटर्नल हाइपरटोनिक होता है। हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरह वाटर को रिमूव करती हैं। इन फिशेस के पास एक ऐसा मैकेनिज्म होता है, या एडेप्टेड होती हैं, एक इनमें एडेप्टेशन है कि ये ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर पीती हैं और फिर कंसनट्रेटेड यूरिन रिलीज करती हैं, एक्सक्रीट करती हैं, जिससे इनकी साल्ट एक्सक्रीशन तो मैक्सिमम होगी, जबकि वाटर लॉस मिनिमम होता है। सी वाटर लार्ज अमाउंट में पी रही है। सी वाटर में क्या होता है, हमारे पास साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसलिए जो इनका यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है वो भी कंसंट्रेटेड होता है, जिसमें साल्ट की रिमूवल ज़्यादा होती है, जबकि पानी की रिमूवल कम होती है। पानी को ये यूटिलाइज करती हैं। तो साइड पे आप देखें बॉक्स में लिखा हुआ है इसी पेज नंबर 5 पर, ऑस्मो रेगुलेशन हैज अनएबल्ड द एनिमल्स एंड प्लांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्व्स इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स। ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे बहुत से एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं अपने आप को वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब ऑस्मो रेगुलेशन की वजह से ही काफ़ी सारे हैबिटेट्स में ऑर्गेनिजम्स फिट रह सकते। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर में हमारे पास क्या आएगा? फ्रेश वाटर जो है इनमें क्या है, एक एक्सेस ऑस्मोटिक फ्लडिंग होती है, या कांस्टेंट फेसिंग द ऑस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड लॉस ऑफ साल्ट। फ्रेश वाटर जो है हमारे पास हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट होता है, इसमें पानी इनको बेतहाशा अवेलेबल होता है, जबकि साल्ट कम होते हैं। तो वही बात कह रहे हैं कि जितने भी हमारे पास फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं इनमें ऑस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ ब्लड बॉडी फ्लूइड्स भी होती है और लॉस ऑफ साल्ट होता है। मतलब बॉडी फ्लूइड वाटर वगैरह इनको ज़्यादा मिल रहा है, जबकि साल्ट जो है वो भी लॉस हो रहे हैं। ये इनकी एक मेजर प्रॉब्लम है। अब इनमें जो मैकेनिज्म डिवेलप्ड होंगे उसमें होगा कि इन्होंने एक्सेस वाटर को रिमूव करना है बॉडी से, जबकि साल्ट्स को अपनी बॉडी में स्टोर रखना है। साल्ट्स के लॉस को प्रिवेंट करेंगे और वाटर के लॉस को प्रमोट करेंगे। तो यही बात इसने आगे लिखी हुई है, दे नीड टू अवॉइड साल्ट लॉस। फिर इसके बाद है फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ, अमेबा, पैरामीशियम। ये एक्सेस वाटर किस तरह पंप आउट कर रही हैं? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के थ्रू। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था कि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या है। ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे कि फ्रेश वाटर एनिमल्स जो हैं अपना एक्सेस वाटर को बॉडी से रिमूव कर रहे हैं। तो इसके बाद मैनी फ्रेश वाटर एनिमल्स इंक्लूडिंग फिशेज, इनमें कुछ मैकेनिज्म्स हैं, अभी ऊपर भी मैंने आपको बताया है क्या है कि इन्होंने लॉस ऑफ साल्ट को प्रिवेंट करना है, लॉस ऑफ वाटर को प्रमोट करना है। तो इनमें गिल्स होते हैं जो वाटर को पंप आउट करते हैं एक्टिवली, जबकि हमने मेराइन इन्वायरमेंट में पढ़ा था वहां पर गिल्स का रोल क्या था। वहां पर गिल्स ने वाटर नहीं बल्कि साल्ट्स को रिमूव करना होता था बॉडी से, जबकि फ्रेश वाटर एनिमल्स में गिल्स जो हैं वाटर को पंप आउट करते हैं बॉडी से। फिर इसके बाद जो है इनमें डाइल्यूट यूरिन बन रहा होता है लार्ज क्वांटिटीज में।
साल्ट लॉस जो है वो किस तरह कंपनसेट हो रहा है, उसको किस तरह पूरा किया जा रहा है बॉडी में साल्ट कंसंट्रेशन को, बाय द अपटेक ऑफ वाटर थ्रू, ये यहाँ पर अपटेक ऑफ साल्ट आएगा, अपटेक ऑफ साल्ट थ्रू गिल्स या फिर स्किन, एंड बाय ईटिंग साल्टी फूड। साल्ट का लॉस जो है कंपनसेट होगा एक्टिव अपटेक ऑफ साल्ट, यहाँ पर साल्ट आएगा, वाटर नहीं, यहाँ पर साल्ट आएगा, ये गलती से साल्ट के बजाय वाटर लिख लिया गया है, मगर यहाँ पर आएगा साल्ट, क्योंकि इनमें तो हमने साल्ट को अपनी बॉडी में स्टोर रखना होता है जबकि वाटर को रिमूव करना होता है। गिल्स और स्किन जो है एक्टिवली अपटेक करते रहते हैं साल्ट्स को और साल्टी फूड्स ईट करेंगे जिससे इनके बॉडी में साल्ट्स की कमी दूर हो जाती है। अब थर्ड हमारे पास हैबिटेट कौन सा है? थर्ड हैबिटेट है हमारे पास टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में क्या आ जाता है या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को प्रॉब्लम्स कौन से हैं, पहले हम उनके प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, उनको कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस्ड होते हैं, फिर उसके बाद हम उनमें एडेप्टेशंस क्या हैं, उन्होंने अपने आप को किस तरह उस इन्वायरमेंट में अपने आप को सूट किया हुआ है कि वहाँ पर जिंदा है, सर्वाइव करते हैं। तो इनमें जो मेजर प्रॉब्लम होती है इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर लीडिंग टू डिहाइड्रेशन, इनमें वाटर की लॉस हो रही होती है जो कि डिहाइड्रेशन के रिजल्ट में होती है, मतलब डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन क्या? लॉस ऑफ वाटर। इनमें लॉस ऑफ वाटर ज्यादा हो रहा है, ये इनके लिए एक मेजर प्रॉब्लम है टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए। आर्थ्रोपोड्स हो गए हमारे पास या फिर जो वर्टिब्रेट्स हैं, इन्होंने अपने आप को सक्सेसफुली अडेप्ट किया है कि टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ में ये सर्वाइव कर लें। तो टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ अब क्या है? द मेजर प्रॉब्लम फॉर टेरेस्ट्रियल लाइफ इज इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर लीडिंग टू डिहाइड्रेशन। आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स हैव सक्सेसफुली अडेप्टेड टू टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ। किस तरह अडेप्टेड हैं? अब हम इनमें एडेप्टेशंस देखते हैं, प्रोसेसेस देखते हैं कौन कौन से हो रहे हैं। आर्थ्रोपोड्स देखते हैं, इनकी स्किन एडेप्टेशन क्या है? वाटर बैरियर इन द फॉर्म ऑफ वैक्सी एक्सोस्केलेटन। आर्थ्रोपोड जो है हमारे पास एक ग्रुप है, फाइलम है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 में आपने डिस्कस किया होगा डिटेल के साथ, तो वो उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि आर्थ्रोपोड जो हैं इनमें एक वैक्सी एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में भी इसको हम दोबारा रिवाइज करेंगे, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताता चलता हूँ। एक्सोस्केलेटन क्या है? हमारे पास ऐसा स्केलेटन जो आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है उसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। तो इनमें जो एक्सोस्केलेटन होता है वो वैक्सी होता है। वैक्सी होने की वजह से जो वाटर लॉस है वो कम हो जाएगा, बल्कि ये एक एक्सोस्केलेटन जो है एज अ बैरियर एक्ट करेगा कि वाटर के लॉस को प्रिवेंट करेगा। फिर वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं हमारे पास। वर्टिब्रेट्स में स्किन की एडेप्टेशन किस तरह है? वर्टिब्रेट मल्टी लेयर्ड होते हैं और डेड केराटिनाइज्ड स्किन सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं जो कि इवेपोरेशन को प्रिवेंट करते हैं। These are multi-layered and dead keratinized and skin cells to prevent evaporation. इसी तरह फिर इनमें कुछ न्यूट्रिशनल एडेप्टेशंस भी होती हैं। तो न्यूट्रिशनल एडेप्टेशंस इनमें कौन कौन सी हैं? द लॉस ऑफ वाटर इज कंपनसेटेड बाय ड्रिंकिंग एंड ईटिंग मॉइस्ट फूड। तो न्यूट्रिशनल एडेप्टेशन में किस तरह है? मॉइस्ट फूड को ईट करेंगे और मॉइस्ट फूड में क्या होता है? वाटर होता है, जिससे इनका जो वाटर का लॉस हो रहा है वो कंपनसेट हो जाता है, मतलब पानी की कमी दूर हो जाती है। इसी तरह फिर इनमें मेटाबॉलिक वाटर इज आल्सो यूज्ड बाय डेजर्ट एनिमल्स। जो हमारे पास डेजर्ट एनिमल्स होते हैं वो मेटाबॉलिक वाटर को यूज करते हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया था, इस लेक्चर में भी आपको मैं बताऊंगा। बिहेवियरल एडेप्टेशन, अब ये हम देखते हैं कि किस तरह इनमें बिहेवियर्स इनके एडेप्टेड होते हैं, किस तरह बिहेव करते हैं कि ये टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ में सर्वाइव कर जाते हैं। कैंगरू रैट हमारे पास जो है एक डेजर्ट एनिमल है जो कि डिहाइड्रेशन को टॉलरेट कर रहा है पानी पिए बगैर। किस तरह पानी पिए बगैर अपने आप को टॉलरेट करता है? डेजर्ट्स प्लांट्स के सीड्स होते हैं उन पर फीड करेगा। ऐसे सीड्स जिनके में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा अमाउंट में पाया जाए
उस पर फीड करता है और फिर उसके बाद उस बॉडी में जब कार्बोहाइड्रेट वाले सीड्स जाएंगे उनका मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में वाटर बनेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इनकी मेटाबॉलिक या बिहेवियरल एडेप्टेशन। फिर इसके बाद है एनहाइड्रोबियोसिस, लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, एक शॉर्ट भी बनता है लॉन्ग आज एज टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ, तो उसमें भी आपको ये लिखना पड़ेगा एनहाइड्रोबियोसिस। एनहाइड्रोबियोसिस क्या है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, एबिलिटी टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन इज कॉल्ड एनहाइड्रोबियोसिस। फिर जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं किस तरह टॉलरेट करते हैं डिहाइड्रेशन को, वो डिफर करते हैं, हर एनिमल्स में डिफरेंट है। कैंगरू रैट का ऊपर मैंने आपको भी बताया किस तरह इनमें बिहेवियरल एडेप्टेशन होती है, जबकि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं ये किस तरह टॉलरेट करते हैं शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर को। ADH होता है एक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, थर्ड चैप्टर में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे हम इसको। इस हार्मोन की वजह से जो है शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर को टॉलरेट किया जाता है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो MCQs होंगे उसको भी डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। अल्लाह हाफिज।